फेसबुक ऐड को लगाना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है फेसबुक एड्स लगाने के। तरह तरह से ऐड लगती है, अलग अलग तरह से फेसबुक ऐड लगती है। जो जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फेसबुक ऐड लगाने के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस किस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन सी ऐड लगती है। वो लीड्स ऐड है, वो अवेयरनेस एड्स है, वो ट्रैफिक एड्स हैं, वो कन्वर्जन एड्स हैं, सेल्स एड्स है, या फिर वो एप्लीकेशन ऐप एड्स हैं, है ना। सो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें मेन जो पार्ट रहेगा आज के सेशन में वो ये रहेगा कि किस तरह से हमने फेसबुक ऐड को क्रिएट करना है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू हमने पिछले सेशन में ले लिया था। आज हम प्रैक्टिकली किस तरह से फेसबुक ऐड को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरह से कौन से स्टेप हमने लेने हैं फेसबुक ऐड को क्रिएट करने के लिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म होगा। डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो एड्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक ऐड। तो बेसिकली जब आप फेसबुक ऐड के पैनल पे जाते हैं, यहां तक हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया था। ठीक है, अभी इधर जब हम फेसबुक ऐड को क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको बटन नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये फेसबुक ऐड को क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम फेसबुक ऐड इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स खुल जाते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स खुल जाते हैं, जिसमें अवेयरनेस एड्स है, ट्रैफिक एड्स है, एंगेजमेंट एड्स है, लीड्स एड है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। ठीक है, अभी देखो, ये भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अवेयरनेस एड, ट्रैफिक एड, एंगेजमेंट एड और लीड्स एड किस लिए काम आती है और किस लिए सेल्स एड और ऐप प्रमोशन एड्स जो है उनके क्या मोटिव होते हैं इनके पीछे, है ना। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेल्स एड से, क्योंकि सेल्स एड जो है वहां वो किस लिए बेसिकली काम आती है ये मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। क्योंकि हर एक ऐड को क्रिएट करने का एक अलग लेसन है, एक अलग चैप्टर है जिसको आप प्रॉपरली जाके देख सकते हो, और हर ऑब्जेक्टिव का एक अलग मकसद है ना। जैसे अवेयरनेस इज ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक इज ऑब्जेक्टिव, एंगेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव, लीड्स इज ऑब्जेक्टिव, है ना। इनके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना। अभी जब सेल्स ऐड के ऊपर हम आते हैं तो जो सेल्स वाला पार्ट है, सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को ज्यादा क्रिएट करना, है ना। ऑर्डर्स को लेकर के आना, कन्वर्जन्स को लेकर के आना। तो अगर आप एक कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है और उसको आप ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें आपको सेल्स चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए, कन्वर्जन्स चाहिए, है ना, तो उस केस में सेल्स ऐड को लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ सेल्स ऐड ही नहीं लगाना होता। जरूरी नहीं है कि इसको सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऐड से कन्वर्जन्स क्रिएट होती है। ये एक कॉम्बिनेशन को बना करके भी कन्वर्जन्स क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे अवेयरनेस ऐड, जैसे ट्रैफिक एड्स या एंगेजमेंट एड्स को साइमल्टेनियसली साथ साथ रन करके और साथ में सेल्स ऐड रन करके सेल्स क्रिएट की जाती है। लेकिन आज के सेशन में मैं सिर्फ आपके साथ सेल्स एड्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से सेल्स एड को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक करना होता है। तो बेसिकली जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन आती है जहां पर हमें चूज करना होता है कि हमने एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है वो चलानी है या मैनुअल कैंपेन चलानी है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी हमें सबसे पहले एज अ बिगनर कि मैं सबसे पहले एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाऊं या मैं मैनुअल कैंपेन चलाऊं। राइट, अभी जब हम एडवांटेज प्लस और मैनुअल कैंपेन के कंपैरिजन पे आते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट अ मैनुअल कैंपेन एंड एडवांटेज प्लस कैंपेन अ बिट हियर। तो तब हम एग्जैक्टली कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हमें मैनुअल कैंपेन चलानी चाहिए सबसे पहले या एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है वो चलानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल कैंपेन के बारे में। जैसे कि नाम से ही हमें समझ आता है कि यहाँ पर सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, हम मैनुअली सारी चीजें करते हैं, जिसमें इसमें कोई की फीचर्स होते हैं जैसे कि ऑडियंस टारगेटिंग हो गया, एड्स की प्लेसमेंट हो गई, बजट और बिडिंग्स वगैरह हो गई। ठीक है, अब आप ऑडियंस टारगेट की बात करें तो मैनुअल कैंपेन में आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली कि किस ऑडियंस को आपकी एड जो है वो वहां पर दिखनी चाहिए। उसकी एज, उसकी लोकेशन, उसका इंटरेस्ट, बिहेवियर के बेसिस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को
मैनुअल कैंपेन के अंदर, ठीक है। यहीं पर अगर हम एड प्लेसमेंट की भी बात करें तो एड प्लेसमेंट में ये होता है कि मैनुअल कैंपेन में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी एड कहाँ पर दिखनी चाहिए। जैसे कि फेसबुक फीड पर दिखनी चाहिए, इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखनी चाहिए, या फिर कहीं और दिखनी चाहिए। ये सब मैनुअली हम सारी चीजें जो हैं वो सेट कर सकते हैं कि किस जगह पर आपकी एड जो है वो दिखनी चाहिए। वो स्टोरी पे दिखेगी, फीड पे दिखेगी, लॉन्ग वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में। हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरी एड्स जो है वो दिखनी चाहिए, या सब पे दिखनी चाहिए, है ना। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं हमारी प्लेसमेंट के ऊपर। हम एड्स प्लेसमेंट करते हैं मैनुअल कैंपेन्स में, ठीक है। तो यहीं पर अगर बजट की बात करें तो आपका हम बजट और जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं यहाँ पर, कि मेरा बजट डेली इतना स्पेंड होना चाहिए, इतना इतनी बिडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर बिडिंग जो है वो बढ़ सकती है, यहाँ पर कम हो सकती है। ये हमारे हाथ में, हम मॉनिटर करके अपने बजट को डिफाइन करते हैं, जिससे कि हमारा कंट्रोल जो होता है वो मैनुअल कैंपेन में ज्यादा होता है रादर देन एडवांटेज प्लस कैंपेन। लेकिन एडवांटेज प्लस और मैनुअल कैंपेन के दोनों के बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है मैनुअल कैंपेन का कि छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अपने हाथ में होती हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एफर्ट भी मांगता है बहुत ज्यादा, और आपको प्लेटफॉर्म की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी समझ होनी चाहिए प्रॉपर सारी फेसबुक ऐड के ऊपर। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो मैनुअल कैंपेन को ज्यादा बेटर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं रादर देन एनी बिगनर, ठीक है। अब यहीं पर एक एडवांटेज प्लस कैंपेन के बारे में अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर ये कैंपेन्स बिगनर के लिए बेसिकली ज्यादा इजी होती है, टाइम एफिशिएंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू ऑटोमेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से जैसे ऑटोमेटेड टारगेटिंग्स हो जाती हैं, जैसे हम ऑडियंस की बात कर रहे थे तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाती है। फेसबुक खुद अपने हिसाब से डिफाइन कर लेता है कि इस प्रोडक्ट को कौन से सेगमेंट की ऑडियंस जो है वो परचेज कर पाएगी। एआई प्लेटफॉर्म डाटा को यूज करके, पुराने उसका जितना भी पूरा डाटा है, कितने सालों साल हो गए फेसबुक को काम करते हुए, अपने पूरे डाटा को यूज करके एक आइडियल ऑडियंस खुद डिफाइन कर लेती है आपके प्रोडक्ट के लिए, कि इस तरह के प्रोडक्ट को ये वाली ऑडियंस जो है वो लाइक करेगी, या इस तरह के प्रोडक्ट में ये वाली ऑडियंस इंटरेस्ट रखती है, तो मुझे इन लोगों को ये एड्स जो है वो दिखानी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से अब प्लेसमेंट की बात की थी, जैसे मैनुअल में सब कुछ हम खुद डिसाइड कर सकते थे कहाँ पर ऐड दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिक डायनेमिक प्लेसमेंट होती है, जैसे कि सिस्टम खुद टेस्ट करता है कि कौन सी प्लेसमेंट पे आपकी एड ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है, और वो डिसाइड करता है कि आपकी एड्स के लिए बेस्ट प्लेसमेंट कौन सी हो सकती है। वो फेसबुक हो सकती है, वो इंस्टाग्राम हो सकती है, या फेसबुक फेसबुक कम ऑर्डर्स लेकर के आ रही है, इंस्टाग्राम ज्यादा ऑर्डर्स लेकर के आ रही है। इंस्टाग्राम में अंदर जो उसके प्लेसमेंट्स होती है, जैसे रील्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, फीड्स होती हैं। अब फीड्स में ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके, या रील्स में ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, या स्टोरीज के थ्रू ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये सब चीजें खुद डिसाइड कर लेती है फेसबुक अपने डाटा के अकॉर्डिंग, कि अगर 10 लोग रील्स से ज्यादा अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, 10 ऑर्डर रील से आए, वहीं 2 ही ऑर्डर जो हैं वो फीड से आए हैं, तो वो देख लेगी कि पता चल जाएगा कि रील्स में ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ज्यादा प्रमोट रील्स में वो करेगी उस एड को। इस तरह से क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, जैसे एडवांटेज प्लस कैंपेन्स जो है वो अलग अलग एड्स के वेरिएशंस को टेस्ट करती है, और उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स जो है उसको वो ज्यादा आगे प्रमोट करती है। तो इसका जो बिगेस्ट बेनिफिट जो है वो यही है कि टाइम सेव करता है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। और लेकिन कस्टमाइजेशन और डिटेल्स इंसाइट यहाँ पर हमें कम मिलती है, कस्टमाइजेशन हमें कम मिलती है। बाकी बिगिनर्स के लिए दिस इज परफेक्ट, कि एडवांटेज प्लस में आप एकदम से सीधा जाइए और एडवांटेज प्लस कैंपेन लगाइए, और मोस्टली चीजें आपकी वहां पर बनी बनाई आपको एआई की हेल्प से मिलती हैं। मैनुअल के भी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, एडवांटेज प्लस के भी बेनिफिट्स है। यहाँ पर मैनुअल के भी नुकसान है, एडवांटेज प्लस के भी नुकसान है, ठीक है। तो दोनों कैंपेन्स का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी कंट्रोल जो है वो मैनुअल कैंपेन में फुल कंट्रोल मिलता है, जहां पर आपको एडवांटेज प्लस कैंपेन में ज्यादा कंट्रोल ईआई के पास होता है ना। और कस्टमाइजेशन जो होती है वो मैनुअल कैंपेन में थोड़ी टेलर्ड स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और एडवांटेज प्लस कैंपेन में ये लिमिटेड होती है, हमारे हाथ में नहीं होती चीजें।
इंसाइट्स ऐसे होते हैं कि जैसे मैनुअल कैंपेन में हम डिटेल्ड इंसाइट जो है वो देख सकते हैं, ले सकते हैं, और लेकिन एडवांटेज प्लस कैंपेन में ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। इसी तरह से अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो मैनुअल कैंपेन में थोड़ा ज्यादा टाइम और एफर्ट लेती है, और एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है वो बिल्कुल हैसल फ्री है और एफिशिएंट है, और कम टाइम और कम एफर्ट्स में डिजाइन हो जाती है। तो बिगिनर्स के लिए इट्स परफेक्ट, ठीक है, एडवांटेज प्लस कैंपेन। और ऑब्वियसली मैनुअल कैंपेन के लिए एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है साथ में, थोड़ा थोड़ा मैनुअल कैंपेन साथ में करते रहना चाहिए, और एडवांटेज प्लस कैंपेन के ऊपर बिगनर एज अ बिगनर काम करना चाहिए, ताकि मैनुअल कैंपेन का भी हमें एक्सपीरियंस हो जाए और एडवांटेज प्लस कैंपेन का भी साथ में एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। तो मैनुअल और एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है वो दोनों अलग अलग नीड्स के लिए डिजाइन की गई है। अगर आपको अपनी ऑडियंस की अच्छी समझ है, और आपको पता है कि मेरा कंट्रोल ज्यादा बेटर है अपनी ऑडियंस के ऊपर, मुझे पता है कि एग्जैक्टली ये वाला प्रोडक्ट इस तरह के बंदे को चाहिए होगा, तो आप मैनुअल कैंपेन के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए बेनिफिट मैनुअल कैंपेन रहेगी। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी चाहते हो, टाइम सेव करना चाहते हो, और एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है उनके लिए आइडियल है। आप बिगनर हो, आपको एग्जैक्टली चीजें सारी नहीं पता कि एग्जैक्टली ऑडियंस जो है वो मेरी कौन सी हो सकती है, इसमें आप कंफ्यूज हो, तो आप एडवांटेज प्लस कैंपेन में जा सकते हो, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, इसका एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकती है एडवांटेज प्लस कैंपेन के ऊपर और मैनुअल कैंपेन के ऊपर भी। किस तरह से मैनुअल कैंपेन को और ज्यादा डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह से एडवांटेज प्लस कैंपेन्स की स्ट्रेटजीज जो है बनाई जा सकती है, उसको स्केल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है इसका। आई एम श्योर कि आई विल टेक केयर ऑफ दिस, कि मैं आपको एक इसके ऊपर डिफाइंड सेशन दूं एडवांटेज प्लस और मैनुअल कैंपेन के ऊपर, कि क्या मैनुअल कैंपेन जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, कैसे कैसे लोगों के लिए, किस तरह के एडवर्टाइजर्स के लिए सही हो सकती है, कौन से बिजनेसेस के लिए सही हो सकती है। और वहीं पर एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है वो किस तरह से, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इसमें यूज कर सकते हैं, एडवांटेज प्लस कैंपेन किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, और क्यों क्यों कहाँ कहाँ पर ये हमने यूज करनी है मैनुअल और एडवांटेज प्लस कैंपेन। तो ये इसका एक प्रॉपर डिटेल्ड सेशन जो है दैट आई थिंक आई कैन प्रोवाइड यू। उसके लिए मैं एक अलग से कैंप आपके लिए एक वेबिनार या एक सेशन जो है वो रेडी करके आपको दूंगा, कि किस तरह से इसको और भी आगे डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। और सो आई थिंक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया एडवांटेज प्लस कैंपेन का और मैनुअल कैंपेन का। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस टाइम एडवांटेज प्लस कैंपेन से, ठीक है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द एडवांटेज प्लस कैंपेन। जब हम क्लिक करेंगे एडवांटेज प्लस कैंपेन के ऊपर, तो इस तरह से नेक्स्ट पेज खुलता है एडवांटेज प्लस कैंपेन का। तो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस कैंपेन को क्रिएट करते हैं हम, एडवांटेज प्लस कैंपेन को। सबसे पहले नाम आया है यहाँ पर। नेम जो है वो नेम हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, जो सा भी आपका प्रोडक्ट है आपके अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि आपको पहचानने में आसानी होगी, जब मल्टीपल एड्स लगी होंगी तो आपको पता चलेगा कि इस नाम से ये ऐड लगाई थी, तो आप अपने हिसाब से वो नाम जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। अदरवाइज डिफॉल्ट भी आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सिर्फ अपनी पहचान के लिए, के लिए खुद को इजी हो, ताकि हम अपनी एड्स को पहचान सके कि इस एड में हमने क्या लगाया था, या इस एड का क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो नाम जो है उसके अकॉर्डिंग हम इस एड को दे सकते हैं अपनी पहचान के लिए। बट अभी के लिए मैं एज इट इज डिफॉल्ट रख रहा हूँ, जैसा भी है इस टाइम पे। तो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम कैटेगरी के ऊपर जब आते हैं, तो लेट इट बी कैटेगरी वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमें कैटेगराइज करना होता है जब कोई स्पेशल एड्स होती है, ठीक है। अदरवाइज इसको हम नॉर्मली कोई भी ऐड के लिए इसको छेड़ते नहीं है, लेट इट बी डिफॉल्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कन्वर्जन के ऊपर। तो कन्वर्जन में जब हम जाते हैं, तो हमें कहाँ पर ऑर्डर चाहिए, हमें वेबसाइट पर ऑर्डर चाहिए, तो हम वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन्स ऑन वेबसाइट, जो कि वेबसाइट्स के ऊपर ऑर्डर्स लेकर के आती है कैंपेन। तो हमें वेबसाइट पे ऑर्डर चाहिए, तो हम वेबसाइट अगर हमारी है तो वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है वो परफॉर्मेंस गोल का आ जाता है। अब परफॉर्मेंस गोल एग्जैक्टली क्या होता है, हम चाहते क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहते हैं। तो ये मैनुअल कैंपेन में हम इसमें दो ऑप्शंस आती हैं, लेकिन एडवांटेज प्लस कैंपेन में एक ही ऑप्शन आती है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा हमारा जो गोल है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स आए। कन्वर्जन का यहाँ पर भाव है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए,
ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से हमें एज इट इज एक ही ऑप्शन मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही गोल हो सकता है। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो है डाटा सेट। अब जो डाटा सेट है ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक एक पिक्सल होता है, एक हमारे इस एड्स के अंदर एक पिक्सल होता है जिसमें ना पूरा का पूरा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो डाटा सेट जो है वो वो एक तरह से बैंक है जिसमें आपके कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपके कस्टमर के बिहेवियर स्टोर होते हैं। जो भी पर्सन आपके कस्टमर में आया, एक समझ लो एक की एक तरह का कैमरा है, ठीक है, आपके एड्स का, ऐसा सोच सकते हो आप। एक तरह का कैमरा है जो सब कुछ अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये कि डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे इट्स नॉट कि वो वीडियोस रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं, सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड करता है कि कोई पर्सन अगर आपकी वेबसाइट पे आया तो कितनी देर तक वो आपकी वेबसाइट पर बैठा है, कितना टाइम उसने स्पेंड किया है, कितना ज्यादा वो एंगेज हुआ है आपकी वेबसाइट से, या फिर कौन से बटन पे उसने क्लिक किया है, वो परचेज पे क्लिक किया है उसने, या उसने परचेज कर दी है या नहीं की, या अभी ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया है, या कौन से प्रोडक्ट को वो आपकी एड्स के ऊपर, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर उसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। ये सारी चीजें जो है वो पूरी की पूरी डाटा सेट के अंदर रिकॉर्ड होती है। इसके लिए एक कोड होता है जो आपकी वेबसाइट के साथ करेक्ट कनेक्ट होता है, आपकी वेबसाइट और आपका जो एड्स का डाटा सेट होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। अब डाटा सेट वाला जो कोड होता है उसको हम पिक्सल बोलते हैं। तो डाटा सेट और वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए पिक्सल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पिक्सल जो है वो डाटा सेट को और आपकी वेबसाइट को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जितना कुछ भी आपकी वेबसाइट पे एक्टिविटीज हो रही है वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो डाटा सेट अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। इस डाटा सेट का मेन मकसद क्या होता है, इस डाटा सेट का मेन मकसद होता है आपकी एड्स को ऑप्टिमाइज करना, मतलब सही कस्टमर तक आपकी एड्स को बार बार पहुंचाना। जितने भी लोग आपकी एड्स को देख करके लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उस ऑर्डर जो लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उनको पहचानना कि कैसे कैसे लोग जो हैं आपके एड्स के ऊपर और आपकी एड्स के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो जब उनकी पहचान डाटा सेट को मिल जाती है तो वैसे ही बहुत सारे और लोगों को वो आपके एड्स को दिखा सकता है। और उसके बाद रीटारगेटिंग के टाइम काम आती है। जिस तरह से लेट्स से कि आज 10,000 लोगों ने आपकी एड्स को देखा और 10,000 लोगों में से 5,000 लोगों ने आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया। तो जो इंटरेस्ट दिखाया लेकिन अभी बाय नहीं किया उन्होंने, तो डाटा सेट को पता होता है कि इन 5,000 लोगों ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, तो हम इसको दोबारा से रीटारगेट करके दोबारा से इनको अप्रोच कर सकते हैं प्रोडक्ट को लेके। अगर उन्होंने आज नहीं बाय किया तो अगर हम बार बार कल परसों दिखाएंगे, आज के दिन कल के दिन दोबारा से उनको ऐड दिखेगी, तो दो चांसेस जो है उनके बाय करने के बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो स्टोर होता है कस्टमर्स का या व्यूअर्स का, जो उनका बिहेवियर है वो स्टोर होता है डाटा सेट के अंदर। इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। अभी अभी यहाँ पर ये भी डाटा सेट इसलिए भी काम आता है कि ट्रैक करने के लिए, पिक्सल इसलिए भी काम आता है एग्जैक्टली ट्रैक करने के लिए, परचेज को ट्रैक करने के लिए। लेट्स से कि अगर आज 50 ऑर्डर्स आपके सेल और उस पे आए हैं, ठीक है, वेबसाइट पे आए हैं, तो इसको कैसे पता चलेगा, फेसबुक एड्स को कैसे पता चलेगा कि आपके वेबसाइट पे एड्स के थ्रू 50 ऑर्डर आए हैं। तो वो जो एड्स के थ्रू 50 ऑर्डर आए हैं ना, उसको वो पिक्सल के साथ लिंक करता है। जितने भी ऑर्डर्स आए हैं आपको कन्वर्जन्स दिखा देगा कि इस एड के थ्रू इतने ऑर्डर्स टोटल आए हैं, ठीक है। तो पिक्सल कैसे बनता है, कनेक्ट कैसे करना है, इसके लिए अलग हम सेशन आपके साथ प्रैक्टिकली प्लान किया है हमने, तो उसमें हम आपको बताएंगे सारी चीजें। एंड अभी के लिए मैं आपको वापस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एड्स का। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये जो कन्वर्जन इवेंट है, ये जो इवेंट्स है ना, यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है। लेट्स से कि जैसे परचेज इवेंट है, तो हमें यहाँ पर ऐड टू कार्ट इवेंट है, हमें यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट इवेंट है, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन है ना। तो ये इवेंट्स जो है ये अलग अलग तरह से इवेंट्स काम आते हैं। हमें बेसिकली क्या चाहिए वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि हमें परचेज चाहिए। तो परचेज जितनी भी होंगी वो सारी काउंट होंगी, तब जाके जब हम परचेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो परचेज को सिलेक्ट करेंगे तो परचेजेस काउंट होगी, है ना। अगर हम ऐड टू कार्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल ऐड टू कार्ट कितने हुए। तो हम इस कैंपेन को एक गोल दे रहे हैं कि मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, मेरे लिए कन्वर्जन एक है परचेज, ठीक है। अगर किसी के लिए एक कन्वर्जन है डोनेशन,
तो वो डोनेट जब तक नहीं होगा तब तक वो एक कन्वर्जन काउंट नहीं होगी, जब तक परचेज नहीं होगी तो एक परचेज काउंट नहीं होगी। अगर अगर एक किसी के लिए कन्वर्जन है इनिशिएट चेकआउट, तो इनिशिएट चेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक कन्वर्जन काउंट नहीं होगी। तो एक कन्वर्जन एक इवेंट पूरे होने से मिलती है हमें। तो यहाँ पर हमें जो कन्वर्जन चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे, हमें चाहिए परचेज, तो हम परचेज को सिलेक्ट करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड सेक्शन बनता है, पूरा पूरे डिटेल, अगर इसके ऊपर इसको हम एक एक पार्ट को दोबारा से और डिफाइन करें तो बहुत कुछ आगे डिफाइन हो सकता है। सो ये वाला पार्ट जो है इसको मैं डिटेल्ड आपके साथ नेक्स्ट एडवांस स्ट्रेटजीज के अंदर सारा एडवांस वीडियोस के अंदर सारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बेसिकली इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली हमें पता है कि हमने परचेज चाहिए तो हम परचेज के ऊपर क्लिक इवेंट को रख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है नीचे। अब ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एग्जैक्टली क्या है? अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब ये है कि आपकी एवरेज कॉस्टिंग क्या आप मान समझते हो। लेट्स से कि measured and get the most purchase using the highest volume bid strategy. If keeping the average cost per result around a certain amount is important, enter the cost per result goal। ठीक है। अभी अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? ठीक है। लेट्स से कि एक कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का एक एग्जैक्टली मतलब करेगा। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है? जैसे एक एड कैंपेन है, सो ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो कि एक बिगनर्स और एक्सपीरियंस्ड एडवर्टाइजर्स के लिए भी यूजफुल हो सकती है। यहाँ पर हमें ध्यान जो रखना होता है वो ये रखना होता है कि ओवर एग्रेसिव गोल्स हमें सेट नहीं करने होते, वरना हमारी एड्स जो है वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना है और एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेटर क्रिएटिव्स, प्लेसमेंट्स और ऑडियंस टारगेटिंग के साथ हम इस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एक स्मार्ट अप्रोच हो सकती है कैंपेन्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप एक स्पेसिफिक कॉस्ट के ऊपर रिजल्ट चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी आपके काम आ सकती है, ठीक है। अब ये तो मैं एक शॉर्ट में आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया है तो किस तरह से जो ये सीपीआर है वो काम करता है, कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो काम करता है। ओके। सो इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं सीपीआर के। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है, अगर लेट्स से कि हम यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल रख देते हैं, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? अगर सीपीआर गोल जो है बहुत लो है आपका तो वो एड्स की रीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में हो आप, ठीक है। ज्यादा लोगों तक आपकी एड्स नहीं दिखा पाएगा। अगर लो सीपीआर गोल है आपका, ठीक है, अगर आपने कम कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो चूज किया हुआ है, अब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है।
तो हम स्ट्रिक्टली प्लेटफॉर्म को ऑर्डर देते हैं कि आप, जैसे फेसबुक को ऑर्डर देते हैं कि आप इसके ही अराउंड ऑप्टिमाइज करो इसको, ठीक है। तो वहां पर हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस हो जाती हैं। तो लो क्वालिटी रिजल्ट्स भी जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, सस्ते रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन लीड्स या कन्वर्जन्स कम क्वालिटी के हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लॉन्ग लर्निंग फेज चाहिए इसको, ठीक है। अनरियलिस्टिक जो सीपीआर गोल्स होते हैं वो कैंपेन की लर्निंग फेज लंबा खींच लेते हैं बहुत, ठीक है। परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। आपने एक एक ऑर्डर आता है बेसिकली, नॉर्मली लेट से 200 रुपए के सीपीआर पे, ठीक है। और आपने रख दिया वहां पर सीपीआर का गोल 100 रुपए। अब वो 100 रुपए में स्ट्रगल करेगा कि 100 रुपए में ही इस ऑर्डर को लेकर के आना है। अब जब 100 रुपए में इस ऑर्डर को लेकर के आना है तो होगा क्या कि वो धीरे धीरे लर्निंग फेज में ही रहेगा, क्योंकि पैसे स्पेंड ज्यादा कर नहीं पा रहा, लर्निंग फेज में जाता जा रहा है। तो ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो जितने ऑर्डर्स कम आएंगे उतने ही लर्निंग फेज का टाइम जो है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग लर्निंग फेज जो है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। अंडर परफॉर्मेंस रिस्क हो सकता है, लो सीपीआर गोल्स की एड्स से डिलीवरी जो है वो कम होती है, कम इंप्रेशंस जाते हैं। तो इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर हमें फेस करना पड़ सकता है। और ये जो अप्रोच है ना, ये डाटा के बिना सेट नहीं होती है सही सही तरीके से। जैसे सही सीपीआर सेट करने के लिए हमें मुश्किल हो सकती है, बिकॉज अगर हमारे पास एक प्रॉपर डाटा और उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है सीपीआर जो है वो बिगिनर्स के लिए इट्स नॉट एडवाइजेबल कि अभी सारी चीजें सीपीआर के थ्रू करो, अगर आपके पास एक्चुअल में एग्जैक्टली पता नहीं है कि सीपीआर हमें किस सीपीआर के ऊपर हमें ऑर्डर्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसका भी मैं अलग से आपको सेशन जरूर दूंगा जिसमें कि हम एग्जैक्टली ये जान पाएंगे कि क्या सीपीआर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इसके बारे में भी हम अलग से एक सेशन के ऊपर काम करेंगे, डिटेल्ड आपको पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग द सीपीआर, जस्ट ओनली रिगार्डिंग द सीपीआर, ठीक है। सो अब कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है कि सीपीआर गोल जो है वो यूजफुल हो सकता है, लेकिन वाइजली सेट करना जरूरी है, वरना परफॉर्मेंस जो है उसकी क्वालिटी जो है, और परफॉर्मेंस की क्वालिटी और परफॉर्मेंस खुद, दोनों चीजें इफेक्ट यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। सो इस वजह से अभी स्टार्टिंग में सीपीआर को हम जो है यहाँ पर नहीं रखते हैं, ठीक है। सीपीआर को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। तो इसी तरह से सीपीआर को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ऑडियंस वाला पार्ट आ जाता है, तो ऑडियंस तो ऑब्वियसली फिर हमने ये जाना ही था कि एडवांटेज प्लस कैंपेन में ऑडियंस जो है वो हम मैनुअली नहीं डिफाइन करते, हम एडवांटेज प्लस कैंपेन में ऑटोमेटिक ऑडियंस जो है वो खुद डिफाइन करती है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलती है कि हमने किस जगह पर दिखानी है, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे अपनी एड्स को दिखानी है, वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही रहेगा, इसमें हम इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी ये सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड देन लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर बजट का ऑप्शन है, ठीक है। अब बजट में देर आर टू टाइप ऑफ बजट, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि क्यों लाइफ टाइम बजट चूज करना चाहिए और क्यों डेली बजट चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर जानते हैं कि ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना जरूरी है कि हमें डेली बजट पे जाना चाहिए या हमें लाइफ टाइम बजट पे जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली लाइफ टाइम बजट और डेली बजट का जो डिफरेंस है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। ये दोनों एक एड बजटिंग के एक पॉपुलर ऑप्शन है, ठीक है। इनका जो यूज है वो अलग अलग सिचुएशन में होता है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट दिस। जैसे लाइफ टाइम बजट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लाइफ टाइम बजट पे आते हैं। तो लाइफ टाइम बजट एक टोटल अमाउंट होता है जो आपको अपने पूरे कैंपेन गोल्स या पूरे कैंपेन के ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के लिए सेट होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटफॉर्म जो है वो, प्लेटफॉर्म अगर मैं बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स फेसबुक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है वो अपने एआई और एल्गोरिदम्स का यूज करके स्पेंडिंग को ऐसे एडजस्ट करते हैं जैसे आपको, जिससे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल है यहाँ पर, अगर आप एक 10 दिन का कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, और उसका बजट है 10,000 रुपए, लाइफ टाइम बजट आपने सेट किया 10,000 रुपए, तो प्लेटफॉर्म हर दिन 1,000 रुपए स्पेंड नहीं करेगा, वो कभी 800 रुपए स्पेंड करेगा, कभी 1,200 रुपए स्पेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एड, ठीक है। अब यहीं पर
अगर डेली बजट होता है तो वो ऐसा नहीं होता, उनका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उनका फिक्स्ड स्पेंडिंग होती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस किस किस तरह से इसको हम बेस्ट यूज इसका ले सकते हैं। एक्चुअली ये उन कैंपेन्स के लिए परफेक्ट है जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चल रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन जैसे फेस्टिव सीजन या बिग सेल्स कैंपेन में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, लेकिन वो लॉन्गर टर्म में चल रही होती है, ठीक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मिंग डेज पर ज्यादा इन्वेस्ट करता है आपकी बिहाफ पे, और आपको मैनुअली डेली बजट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर बजट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस ये भी होते हैं कि जैसे डेली स्पेंडिंग का जो कंट्रोल है आपके हाथ में नहीं होता, डेली जितना भी स्पेंड कर रहा है वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा, शॉर्ट कैंपेन्स के लिए ये इफेक्टिव नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कैंपेन्स के लिए इफेक्टिव होता है। इसी तरह से अगर हम डेली बजट पर आए, ठीक है, तो डेली बजट एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है, जो आप डिसाइड करते हो कि वो फेसबुक या आपका जो प्लेटफॉर्म उस एड को रन कर रहा है वो पूरे दिन में उतना ही स्पेंड करे, ठीक है। जैसे अगर आपने 1,000 रुपए डेली का बजट रखा है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म जो है वो पूरे में सिर्फ 1,000 रुपए तक ही स्पेंड कर सकता है, और पूरे 1,000 रुपए स्पेंड, ठीक है। अब इसका जो बेस्ट यूज है वो शॉर्ट टर्म कैंपेन्स में होता है, जैसे कि जिसमें आपको डेली स्पेंडिंग पर ज्यादा कंट्रोल जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अभी एडवांटेज अगेन इसके ये होते हैं कि स्पेंडिंग का फुल कंट्रोल आपके हाथ में होता है, बजट का कोई पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता अगर आपकी परफॉर्मेंस लो हो तो, ठीक है। अब डिसएडवांटेज ये भी हो सकते हैं कि हाई परफॉर्मिंग डेज पर एड्स की लिमिट जो है वो कम यूज हो रही है, जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती थी वो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, ठीक है। हर दिन का परफॉर्मेंस सेम नहीं होता इस केस में, तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो लिमिटेड होती है। इस तरह से अगर डेली बजट के एडवांटेजेस हैं तो डेली बजट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसी तरह से जब अगर लॉन्ग टर्म के ये लाइफ टाइम बजट के एडवांटेजेस हैं और लाइफ टाइम बजट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म पे कैंपेन चला रहे हो तो गो फॉर डेली बजट, अगर आप लॉन्ग टर्म में कैंपेन चला रहे हो तो गो फॉर लाइफ टाइम बजट, ठीक है, वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देगी लाइफ टाइम बजट, ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और एआई ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो लाइफ टाइम बजट बेस्ट है, अगर आपको स्पेसिफिक डेली स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल चाहिए तो डेली बजट जो है वो करना चाहिए। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, और आपको ये कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये शेड्यूल वाला पार्ट है, शेड्यूल में आप चेक कर सकते हो कि कितनी देर से कितनी देर तक आपका ये एड्स आपको चलानी है, इसको लाइफ टाइम चलानी है, ये इसको विदाउट एंड डेट चलानी है, ये विद एंड डेट चलानी है, ठीक है। तो डेली में ये डिसाइड हो जाता है, अगर लाइफ टाइम बजट आप चला रहे हो तो लाइफ टाइम में एंड डेट भी होती है और स्टार्टिंग डेट भी, दोनों कंपलसरी होती है। और डेली में स्टार्टिंग डेट कंपलसरी है, एंडिंग डेट कंपलसरी नहीं है, यू कैन सेट इट एज लॉन्ग एज, मतलब विदाउट एंड डेट भी वो चलती रहे, वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये है अब लेवल 2 ऑफ एडवांटेज प्लस कैंपेन। यहाँ पर एडवांटेज प्लस कैंपेन का ये सेकेंड लेवल है, और यहाँ पर एड क्रिएटिव्स को हम ऑप्टिमाइज और पर्सनलाइज करने पर फोकस करते हैं, जिसमें एडवांस्ड एआई और मशीन लर्निंग का यूज होता है। ये लेवल आपके हेडलाइंस, इमेजेस, वीडियोस और डिस्क्रिप्शंस के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को डायनेमिकली टेस्ट करता है, ठीक है, और उसको टेस्ट करके दिखाता है कौन सा वर्जन जो है वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। जो क्रिएटिव हाई परफॉर्मिंग है उसको कैसे ज्यादा प्रायोरिटी दे करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा बजट जो है वो एलोकेट करना, जबकि अंडर परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स को मिनिमाइज करके रखना ताकि बजट का ज्यादा वेस्टेज ना हो। ये एंटायर कंप्लीट एआई सिस्टम हर यूजर के बिहेवियर और परफॉर्मेंस के हिसाब से पर्सनलाइज एड को डिलीवर करता है, जिससे कि ज्यादा रेलिवेंसी बढ़ती है और एंगेजमेंट बढ़ती है, राइट। सो ये ऑटोमेशन एडवर्टाइजर्स का टाइम सेव करता है और कैंपेन्स को ज्यादा एफिशिएंटली बनाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें देना, तो इसका जो डेटा होता है जैसे कि हेडलाइंस हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, वो हमने यहाँ पर कैंपेन में देनी होती है इस जगह पे।
ठीक है, तो किस तरह से इस कैंपेन को प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम नीचे देखें, ये जो पहले तो ये नेम है, नेम हम जैसे मैंने आपको बताया था अपनी अ, अपनी पहचान के अकॉर्डिंग, अपनी पहचान एड्स की पहचान करने के लिए अपने अकॉर्डिंग हम नेम रख सकते हैं। उसके बाद जो ये जो सेकंड पार्ट है फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, ये फेसबुक पेज और विदाउट इंस्टाग्राम पेज जो है ये एड्स नहीं चलती, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज होना ही चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम फेसबुक पेज बना के सिलेक्ट करते हैं और इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट करते हैं फेसबुक के साथ, फिर यहाँ पर हम अपडेट करते हैं। ओके, सो उसके बाद जब एडवांटेज प्लस कैंपेन में हम सेटअप करते हैं, जैसे डायनेमिक डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन एनेबल होती है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऑप्शन है जो अलाउ करता है कि एआई को आपके क्रिएटिव्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करने में, ठीक है। तो इधर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हैं, जिसमें सिंगल इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, कोरोसल्स हैं, और फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो कलेक्शन है। तो ये जैसे जैसे फ्लेक्सिबल का अलग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हम यहाँ पर वीडियोस डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, क्रिएटिव्स डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करेगा कि कौन से क्रिएटिव पे ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा एंगेजिंग है, वो अपने आप डिसाइड करके उस पे ज़्यादा बजट एलोकेट करेगा। ठीक है, फ्लेक्सी को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सी में हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, फ्लेक्सी में हम वीडियोस भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसमें इमेजेस अगर चूज़ किए तो इमेज डालते हैं, अगर वीडियोस चूज़ किए तो वीडियोस डालते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम अपने क्रिएटिव्स को अपलोड कर सकते हैं। सो इधर जो डेस्टिनेशन वाला पार्ट है यहाँ पर हमें यूआरएल डालना होता है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, ठीक है। लेट्स से कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल हम यहाँ पे डालते हैं कि अपने सेल्स पेज का, अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हमने वेबसाइट का यूआरएल डाला, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी इधर उसके प्रीव्यूज होंगे वो दिखने शुरू हो जाएंगे। जब आप इमेजेस अपलोड करेंगे, जब आप वीडियोस अपलोड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड पे इमेजेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि किस तरह से ये वाला पेज भी जो है हमने कंप्लीट करना है। सो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा जहाँ पर हमने एड्स क्रिएटिव को अपलोड करना होता है, जैसे इमेज अपलोड करनी है या वीडियो अपलोड करनी है। तो इसमें से कोई एक हम चूज करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने इमेज वाला पार्ट जो है वो चूज किया है। तो जब हम इमेज वाला पार्ट चूज करते हैं तो यहाँ पर एड्स को किस तरह से दिखाना है वो चीज हमने कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि क्रिएटिव का सेटअप करना है, एड्स क्रिएटिव जो कि इमेजेस होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या उसका यूआरएल क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका टेक्स्ट क्या होगा, मीडिया क्या है, वो सब चीजें हमने डालनी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक एड क्रिएटिव सेटअप है, ये नया फंक्शन जो है वो आया है इधर फेसबुक पे। तो इधर आप थंबनेल अपलोड करते हैं, अपना डिस्प्ले लेबल रख सकते हैं, यूआरएल रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी हमने डिटेल्स आगे फिल की होती है ये ऑटोमेटिकली खुद भी एआई उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके इसको फिलअप कर देता है। तो यहाँ पे एक बार हम इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो प्राइमरी टेक्स्ट की ऑप्शन आती है। प्राइमरी टेक्स्ट में हमने प्राइमरी टेक्स्ट को फिल करना होता है जो एड्स के क्रिएटिव्स के ऊपर दिखते हैं, या हेडलाइंस होती हैं जो एड के क्रिएटिव के साथ दिखती हैं, या डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो एड के क्रिएटिव के साथ डिस्क्रिप्शन नजर आती हैं। तो ये यहाँ पर हमें फिल करना होता है, ठीक है। तो इसको हम पूरी डिटेल को फिल करते हैं जब प्राइमरी टेक्स्ट हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शंस को। उसके बाद फिर हम कॉल टू एक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन डिफाइन करना होता है जहां पर हम अगर अगर वो शॉप नाउ है, अगर हम कोई चीज बेचना चाहते हैं तो शॉप नाउ कर सकते हैं, ऑर्डर नाउ कर सकते हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो अप्लाई नाउ कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सी भी कन्वर्जन, जिस टाइप की भी कन्वर्जन है उस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग हम अपने बटन को चूज कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम जैसे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर सकते हैं, या शॉप नाउ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं, यस। तो इस जगह पे हमने मीडिया को अपलोड करना होता है, जैसे कोई अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की इमेज या वीडियो जो है वो यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एल्बम खुल जाती है। अगर यहाँ इसके अंदर इमेजेस आपके नहीं है तो आप अपने पीसी से या अपने लैपटॉप से इंपोर्ट करते हैं, अपलोड करके फिर वो सिलेक्ट करते हैं, तो देन नेक्स्ट करते हैं, तो मीडिया जो है वहां पर अपलोड हो जाता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ पर ये है कि अगर इमेज को ऑप्टिमाइज करना है तो आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज एआई विल हेल्प यू टू डू दैट, वो खुद भी कर लेगा। तो इसको लेट इट बी डिफॉल्ट पे करके ओरिजिनल पे करके हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये जो पार्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है फेसबुक में कि आप एआई के अकॉर्डिंग थोड़ी अपने क्रिएटिव्स को चेंज कर सकते हैं, क्रिएटिव्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर उसने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ क्रिएटिव के सजेस्ट कर दिया है कि ये वाली बैकग्राउंड अच्छी लग रही है या ये लग रही है। वो आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ या सभी वेरिएंट्स जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एआई जो है यहाँ पर वो हेल्प करती है आपके प्रॉपर कि किस तरह से आपकी एड जो है वो मैक्सिमम तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल वे में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इधर जो है एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, वैसे भी हर जगह पे, चाहे वो इमेज क्रिएटिव्स हो, चाहे वो हेडलाइंस हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शंस हो। तो अभी जो है एआई ने मोस्टली सारी चीजें बहुत आसान कर दी है। तो ये भी एक ऑप्शन इसमें आ गया है कि आप इमेजेस के डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो रेडी कर सकते हैं एआई की हेल्प से। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट जो है वो ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है, उसको आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक एनहेंसमेंट की ऑप्शन आ रही है। जब एनहेंसमेंट की ऑप्शन आ रही है तो इमेज को और थोड़ा सा एनहेंस, उसका कंट्रास्ट, उसके कलर्स थोड़े से और बढ़िया तरीके से इमेज की क्वालिटी दिखे और अट्रैक्टिव दिखे और प्रीमियम दिखे, तो वहां पर एनहेंसमेंट वाली ऑप्शन आपकी हेल्प करती है। तो ये भी अगर आप एआई की हेल्प से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ओवर हियर। इसको सिलेक्ट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह पे आप हेडिंग फिल करते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट फिल करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी किस किस तरह की हेडिंग होनी चाहिए, कौन सी तरह के प्राइमरी टेक्स्ट होने चाहिए, किस तरह की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो इसका भी पार्ट जो है वो मैं डिटेल में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप एक बहुत अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम चैट चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर सारे कंटेंट को लिखाने के लिए। आपको ज्यादा सिर्फ खुद पे इस जगह पे काम करना है आपने कि किस तरह से हम एआई की हेल्प से बेटर कंटेंट जो है वो लिखवा सके, एआई की हेल्प से ज्यादा अच्छी कॉपी राइटिंग जो है वो करवा सके। अगर आप खुद भी करते हो तो किस तरह से एआई की हेल्प से आप उसको और ज्यादा रिफाइन कर सके। तो इस जगह पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये वाले जितने भी आप स्टेप्स हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एड्स जो है हमारी पब्लिश होने के लायक हो जाती है, हम एड्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक थोड़े से स्टेप्स थे जो कि हम फॉलो करके अपनी एड्स को पब्लिश कर सकते हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन में। लेकिन एड्स का सबमिट करना प्रैक्टिकली, इसको किस तरह से एआई की हेल्प से डिस्क्रिप्शंस लिखनी, किस तरह से हमने कॉपी राइटिंग करनी, किस तरह से हमारे सेल्स पेज डिजाइन होंगे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल्ड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस आज हमने फेसबुक एड्स के बेसिक्स और एडवांस स्ट्रेटजीज का ओवरव्यू देखा, जैसे कैंपेन्स किस तरह से सेटअप होती है, राइट ऑडियंस को टारगेट करना, बजट, लाइफ टाइम बजट, डेली बजट, क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज करना, बजट का सही यूज करना। तो गाइस फेसबुक ऐड जो है इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, ये एक सिंपल टूल नहीं है, ये एक बिजनेस ग्रोथ इंजन है। इसमें सक्सेस होना आपकी स्ट्रेटजी और आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। मुझे एक यहाँ पे छोटी सी एनालॉजी याद आ रही है कि फेसबुक ऐड एक बीज की तरह है, अगर आप उसे सही जगह पर सही तरीके पे प्लांट करते हो तो एक बड़ा पेड़ वहां से बन सकता है जो आपको कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ और प्रॉफिट्स जो है वहां पर दे करके जाएगा। सो अब इसके बाद हम और ज्यादा डिटेल्ड में जानेंगे कि किस तरह से एक्शनेबल स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं जो आप आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम छोटे कैंपेन्स को रन करेंगे और अपने एड्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना चालू करेंगे। इनसाइट्स जो है वो कलेक्ट करेंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर के मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे जैसे कि सीटीआर, सीपीआर, रोआस वगैरह, ये सब चीजें जानेंगे। किस तरह से हम लर्निंग्स को इसकी कॉन्टिन्यूस रखेंगे, हर कैंपेन के बाद उसके रिजल्ट्स को समझेंगे और अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करेंगे। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने लिए एक चैलेंज लें, ठीक है। अगले कुछ दिनों में आप अपने लिए एक फेसबुक कैंपेन खुद भी कैंपेन चलाने की कोशिश करें, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल नाउ इन दिस सेशन। आई एम श्योर कि आपका टाइम जो है वो बहुत वैल्यूएबल है जो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। मुझे पता है कि आपका समय वैल्यूएबल है और अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने आपने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप अपनी लर्निंग्स और ग्रोथ के लिए ये एक्चुअल में अब लिया है इस सेशन को कंप्लीट करके। अब आप मुझे एक प्रॉमिस करें, सबसे पहले कि आप अपने लर्निंग्स को एक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल। थ्योरी जरूरी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बिना भी कोई फायदा नहीं होगा। तो स्मॉल से स्टार्ट करके हर एक स्टेप को
लें और कंसिस्टेंटली ग्रो करें। मैं इस जर्नी में आपके साथ हूँ, सो डोंट हेसिटेट टू रीच आउट टू अवर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। आप सभी को फेसबुक एड्स में सक्सेस के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। तो मिलते हैं आपके रिजल्ट्स के लिए अगले सेशन में। सो हैव अ अमेजिंग डे एंड कीप ग्रोइंग गाइस। तो सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन विद अ मोर practical implementation. Till then, have a amazing time and keep growing, guys.